नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और स्वागत है आपका एक और खास विषय के साथ आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं, कोचिंग का कारोबार, कमाई बेहिसाब, लेकिन आखिर ये पूरा गणित है क्या? और क्या ये जो फायदा है वो छात्रों तक पास ऑन हो रहा है? किस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये जो अर्थतंत्र है वो पूरी तरह से हावी है? और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि आज जिस जीएसटी कलेक्शन को एक पैमाना माना जाता है, उस जीएसटी कलेक्शन में कोचिंग से जो जीएसटी कलेक्शन है उसने पिछले 3 तिमाहियों में जिस तरह के आंकड़े पेश किए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। जरा आपको बताते हैं, आपको बता दें कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी कलेक्शन दोगुना हुआ है। हम आंकड़ों के लिए भी आपको बताएंगे और ये बात साफ तौर पर इशारा करती है कि स्कूल कॉलेजेस की जो पढ़ाई है उसकी जगह अब विकल्प बढ़ता जा रहा है कोचिंग की तरफ। जी हां, चाहे अभिभावक हों चाहे छात्र, ये सभी कोचिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन कोचिंग का ये बढ़ता दायरा कारोबार और शिक्षा, इन दोनों को किस तरह से हमें अलग करके देखना होगा और क्या, जो बात मैंने सबसे पहले कही, इसका स्टूडेंट्स तक फायदा पहुंच रहा है, यह बड़ा सवाल है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं बारी बारी से परिचय करा दूं। हमारे साथ आज की चर्चा में जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग साहब जुड़ रहे हैं। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिभा जैन जी हैं जो कि फाउंडर और सीईओ हैं एडू बोर्ड कंसल्टिंग की। हमारे साथ अक्सर चर्चाओं में प्रतिभा जी शामिल होती हैं। इसके साथ ही हमारे साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के फॉर्मर चेयरपर्सन चंद्र बी शर्मा साहब मौजूद हैं। तो चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं और पहले बात जो है इकोनॉमिक्स की हो रही है, सुनील सर, आप भी इन आंकड़ों से गुजरे होंगे। 2019-20 का वित्त वर्ष देख लें, 2020-21 का वित्त वर्ष देख लें, 2023-24 का वित्त वर्ष देख लें, आंकड़ों में जो एक ग्रेजुअली उछाल हम देख रहे हैं इस कोचिंग कारोबार के जीएसटी कलेक्शन से, वो सबसे पहले तो यही बताता है कि ये कारोबार फल फूल बहुत तेजी से रहा है। और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा उछाल, इसके फैक्टर्स क्या हैं, क्या वो कड़ियां हैं जिनको देखने की आवश्यकता है। आपको इस कलेक्शन और बाकी चीजों में सबसे अहम बात क्या नजर आई? देखिए प्रशांत, आपने बड़ा अच्छा सामाजिक मुद्दा भी उठाया और आर्थिक मुद्दा मुद्दा भी है। अगर हम जीएसटी कलेक्शन की बात करें इस कोचिंग इंडस्ट्री से, तो लास्ट टाइम का जो डाटा है 23-24 का, कोई 5500 करोड़ जीएसटी कलेक्शन है, जो कि लगभग 2200 करोड़ हुआ करती थी 21-22 में। यानी कोविड के बाद में डबल हो गई है 3 साल में। और अगर इन आंकड़ों के तह में जाते हैं, इसका मतलब है कि जो कोचिंग का व्यापार है, जो कोचिंग की मार्केट साइज है, वो 30 से 40 हजार करोड़ हो गया जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और ये एक अनुमान ये है कि टोटल जो साइज है वो 60 हजार करोड़ का। यानी हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो रिपोर्ट नहीं करते हैं, जो जीएसटी में कवर नहीं होते हैं। यानी 60 हजार करोड़ रुपए का एक ये कारोबार डेवलप हो चुका है कोचिंग का। और अगर आप दुनिया के आंकड़े देखें और इसकी ग्रोथ देखें, तो एक अनुमान ये किया जा रहा है कि अगले 4 सालों में, यानी 2028 तक, ये फिर डबल हो जाएगा। 1,25,000 करोड़ रुपए का ये टोटल कारोबार होगा कोचिंग का। कितना बड़ा कारोबार होगा! और इसका डर क्या है? इसके दो तीन पहलू हैं। सामाजिक पहलू है, आर्थिक पहलू है। अगर 1.25 लाख करोड़ इंडस्ट्री कोचिंग की बन जाती है 3-4 साल में, तो समझ लीजिए कि एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं जिसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ही नहीं है। मतलब वो क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, कितनी फीस चार्ज करते हैं, सिर्फ उनको मतलब है कि बच्चों को किस तरीके से एक आशा, एक सपने दिखाए जाएं। एक कंपटीशन हो गया है, एक अंधी दौड़ शुरू हो गई कि सारे बच्चों को आईआईटी क्रॉस करना है। और उसमें बड़ी अनइथिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जो पेपर लीकेज के मामले होते हैं, ज्यादातर हमने देखे हैं कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही कहीं ना कहीं उनका लिंक जाकर जुड़ता है। तो सामाजिक पहलू है, बच्चों को जितनी टेंशन या जितना, पीछे एक फिल्म भी आई थी, या जो कोटा के बारे में कहा जाता है कि बहुत लोग प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे, और पेरेंट्स उनके साथ ही प्रेशर में आते हैं। यानी एक इसका आर्थिक पहलू है, एक रेगुलेटरी पहलू है, एक सामाजिक पहलू है। तो सरकार को सबसे पहले तो ये भी देखना पड़ेगा कि कोचिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी चल रही है। जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे 5500 करोड़ की रिपोर्टिंग है जीएसटी कलेक्शन में,
अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है, उसको रेगुलेटरी करने के लिए हमारे पास लॉज, कंप्लायंसेस के लॉज हैं कि नहीं है? क्योंकि अगर एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम आपका डेवलप हो गया, तो ये हर्ट करने जा रहा है लॉन्ग टर्म में भारत की एजुकेशन पॉलिसी को, जो मेरा मानना है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि वक्त वक्त पे तमाम गाइडलाइंस भी आती हैं, और इस साल जनवरी में भी इस तरह की गाइडलाइंस आई। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतना बड़ा फायदा हो रहा है तो वो फायदा छात्रों तक पहुंचान हो रहा है नहीं। हमारे साथ चंद्र बी शर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं, और अच्छा खासा तजुर्बा शर्मा सर आपको है। एक ऑब्जर्वर के तौर पे भी आपने हर दौर देखा होगा। और मैं अपने छोटे से तजुर्बे से ये बता सकता हूँ कि जितना ज़्यादा एक कमर्शलाइजेशन हावी हुआ, जितना ज़्यादा माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए समय कम होने लगा, आ, ये इसका फ़ायदा जो है ना, वो शायद इस कोचिंग के कारोबार ने ज़्यादा उठाया है। मेरा ये मानना है, बाकी आप ज़्यादा बेहतर रोशनी कर पाएंगे। प्रशांत जी, अगर आप पीछे की चर्चा पर ध्यान दें तो मुझे बड़ा उत्सुकता हो रही थी। आपने शुरू ही कॉमर्स से इसको किया, आपने शुरू ही पैसे के लेन देन से, व्यापार से शुरू किया। आपकी भी नजर व्यापार पर ही है। पूरे देश शिक्षा को गौण, व्यापार को पहले रखता है। ये दुख की बात है, और यही हुआ है शिक्षा में। किसकी चिंता शिक्षा है? अभी सुनील जी ने कहा नियामक आयोग नहीं है, बना के ही क्या कर लेंगे? आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, 15.2 में सरकार कहती है अपने ही बारे में कि 10,000 कॉलेजेस ऐसे हैं जो डिग्रियां बेच रहे हैं। बंद हुए क्या वो कॉलेज? तो ये प्राइवेट कोचिंग चलाता कौन है, इसको सोचिए। और सुनील जी ने बड़े आंकड़े दिए, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं शिक्षाविद होने के नाते। कोचिंग का जो पूरा व्यापार है वो भारत सरकार के बजट से बड़ा है। तो कौन चलाएगा सरकार को? किसका चलता है सरकार पर? ये कई बार कहा गया है कि कौन बनेगा शिक्षा मंत्री, ये प्रधानमंत्री तय नहीं करते हैं, ये वो कोचिंग तंत्र तय करता है कि रहेगा कि नहीं रहेगा। एक पूर्व सचिव शिक्षा मंत्रालय के ऑन रिकॉर्ड है ये बोलने को कि सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन को एक प्राइवेट स्कूल के चेन ने हटवा दिया क्योंकि वो उस पर कड़ाई कर रहे थे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे बड़ा दर्द है एक शिक्षाविद होने के नाते कि इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था बनाने के बावजूद मेरा बच्चा क्यों कोचिंग में जाता है। और हम सब इसकी चिंता करते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है क्या, कोचिंग क्यों जाना पड़ रहा है, लेकिन हम उस पर कोई कड़ाई नहीं करते। अगर आपको इंजीनियरिंग में टेस्ट लेना है और आपको एडमिट करना है, तो आप ऐसी पढ़ाई और ऐसा सिलेबस ही क्यों तय करते हैं, करिकुलम क्यों तय करते हैं जेईई का या नीट का, जिसके लिए कोचिंग लेना स्कूल काफी होना चाहिए? या आईएएस की परीक्षा में ऐसा क्या पूछते हैं जो स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है, जो कहीं कोचिंग में जाना पड़े? और ये सबके सामने है। बहुत बढ़िया सुनील जी ने एक बात और कही, हर बार जब कोई क्वेश्चन लीक होता है तो कटघरे में कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा होता है। ये रिफ्लेक्ट करता है उनके कैरेक्टर पर। या पढ़ने लिखने के लिए बनाए जाते हैं, बनते हैं, या बैकडोर से क्वेश्चन उपलब्ध करा करके, कहीं पीछे से पुश करा करके कराने के लिए। देखिए, पूरे आपको समाज पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। समाज में आप जो दोष दे देते हैं पेरेंट्स को, वो बहुत ही बुरा है। जैसा समाज बनाइएगा वैसे ही पेरेंट्स होंगे। प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। अब लोग कॉन्शियस हो रहे हैं कि एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन से ही सक्सेस होता है। तो हम सब एस्पायर करते हैं और अपने बच्चों को मदद करके आगे आने का प्रयास करते हैं। और जब पता चलता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, कोचिंग में हो रही है, टैक्स पेयर्स का मनी कहाँ जा रहा है? हम इतना पैसा दे करके टैक्स आईआईटी में पढ़ाते हैं बच्चों को, हमारे पैसे पर पढ़ते हैं बच्चे, और वो सब विदेश जाते हैं। देयर इज प्लेथोरा ऑफ लिटरेचर ऑन इट। क्यों नहीं रुकता है? देखिए, कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं पावर सर्कल में इस बात को लिया जाता है। कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट और कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पॉलिटिशियंस के हैं और हु के हैं, जिनके पास पैसा है, जो रसूखदार है समाज में, इसीलिए ये बंद नहीं होता है। एक अच्छी बात सुनील जी ने उठाई कि इसमें रेगुलेटरी बॉडी कहा है, नियामक आयोग बना के भी क्या कर दीजिए। एआईसीटीई को देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को देखिए, लगातार इन पर यह चर्चा हुई है और रिपोर्ट हुआ है। अनफॉर्चुनेटली
कि ये सब इतने करप्ट हुए, इनके कई कई डायरेक्टर चेयरमैन अरेस्ट हुए, इनके घर से करोड़ों रुपया मिला और फिर भी कुछ नहीं। मैं बड़ी गंभीरता से एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार को पूरी चीज को देखना पड़ेगा कि हम जो एजुकेशन सिस्टम बनाए हैं, जिस पर कि हम खर्च करते हैं टैक्स पेयर्स का मनी, वो रीप नहीं कर रहा है, वो रिटर्न नहीं दे रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रहे हैं और उसको हम जानबूझ के बढ़ने देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फीड करता है पावर स्ट्रक्चर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि आपको पूरे व्यवस्था को देखना पड़ेगा, केवल कोचिंग को अलग से देख करके नहीं होगा। वो इतना मैं पावरफुल हो गया है मैं कि वो उन आप और बिल्कुल सर, मैं उन सुझावों तक भी आऊंगा। और वाकई ये बहुत अहम है ये समझना कि किसी तंत्र में इतना ज्यादा दबाव रखने की क्षमता है कि वो अ, अपनी तमाम चीजों को, उसकी तमाम खामियां भी अगर सामने आ जाएं, तमाम बातों के साथ, तमाम सबूतों के साथ, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कई घटनाएं जो हैं वो उसको एक तरह से प्रमाणित करती हूं, क्योंकि कहा जाता है कि को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं उसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण है। इन सब के बीच में प्रतिभा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या एक जो अर्ज है, एक जो ख्वाहिश है पेरेंट्स की भी, कि वो इस पूरी जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता वाले दौर में सबसे बेस्ट एजुकेशन, सबसे बेहतर एजुकेशन की वो एक लालसा रखते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन ये जो ख्वाहिश है उनकी, इस ख्वाहिश को स्ट्रक्चर ना कर पाना, इस ख्वाहिश में किसी तरह की R&D ना करना, इस ख्वाहिश में किसी तरह से ये मत समझना कि उनके बच्चे के लिए एजुकेशन का तरीका क्या होना चाहिए, कहां कहां सही सवाल किए जाने चाहिए, ये कई बातें हैं जिसकी वजह से शायद हमने खुद इस तंत्र को और ज्यादा विकसित होने का मौका दिया है। मेरे हिसाब से आपने सही पहचाना। मेरे हिसाब से शायद मुझे टीवी पे बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, पर सरकार जिम्मेवार है। सरकार की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट को महत्व है, क्योंकि उसने ही 12th को इररेलेवेंट कर दिया। आज मेरे को इंजीनियरिंग की रैंकिंग में 12th का कोई मायने नहीं है, खाली 50% चाहिए। मेरी रैंकिंग मेडिकल कॉलेज, मेरी रैंकिंग इंजीनियरिंग, और अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी कोर्स ले लीजिए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने इस साल इंट्रोड्यूस कर दिया। हर एक चीज आपके एक एंट्रेंस एग्जाम है। और किसी को यही नहीं मालूम कि स्कूल की जो पढ़ाई है उसमें हम लॉन्ग आंसर सिखाते हैं, और जो हमारी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम है उसमें उसका कोई महत्व ही नहीं है। वो जो स्कूल में जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए हम 12th पास का बोर्ड एग्जाम पास कर रहे हैं, उसका अब महत्व ही नहीं रह गया है। तो कोचिंग में बच्चे को ना ही डाले तो कहाँ से बच्चा सीखेगा? मेरी 12th के मार्क्स की कोई महत्व ही नहीं। मेरा रैंकिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मेरे एंट्रेंस एग्जाम पे है, जो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट सिखाता है। मुझे जो स्कूल का जो सिलेबस है, मेरी टीचर्स बोलती हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम सिलेबस कंप्लीट करें कि उसको इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए सिखाएं। ये सरकार ने ही खुद ही ये विकल्प पैदा किए हैं कि जो हमारा स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन है, अगर उसी बच्चे को इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, मेडिकल में चाहिए, फार्मेसी में चाहिए, मैनेजमेंट में चाहिए, अच्छे बीकॉम में चाहिए, कोई भी आप ले लीजिए, उसमें 12th के मार्क्स से महत्व ज्यादा उसका एंट्रेंस एग्जाम है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार कर रहा है, जिसके बनिस्पत आपको एडमिशन मिलेगा। आप मैं घर पे तो नहीं बच्चे को 12th के बाद पढ़ा सकता। मेरी MBA इंस्टीट्यूट्स भी एजुकेशन नहीं मांगती है, वो भी खाली एंट्रेंस एग्जाम पे है। आप कोई भी एग्जाम बता दीजिए, आप कोई भी प्रोफेशन बता दीजिए, जो मेरे स्कूल या कॉलेज के मार्क्स के बेसिस पे मुझे आगे बढ़ने की नियमत मिलती है ही नहीं। मैं कहाँ भेजूं 12th के मार्क्स के बेसिस पे? कहीं है ही नहीं, बहुत कम विकल्प रह गए। और अच्छे यूनिवर्सिटी में आज दिल्ली और बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने हर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम डाल दिया। तो माँ बाप क्या करें, कहाँ पढ़ाएं उनको? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फिर उनको सहारा देते हैं। और हम कमर्शियल हैं, अगर हमारा मेजर है सक्सेस, अगर वो बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा
तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप बंद हो जाएगा। माँ बाप बेवकूफ नहीं है, वो भी अपना हार्ड अर्न मनी तभी देंगे, उस इंस्टीट्यूट को देंगे जिसका सक्सेस है, जहां पर सक्सेस है कि भैया इनको 90% मेरे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल गई, तो मैं उस इंस्टीट्यूट को पैसा दूंगा ना। स्कूल में तो कोई ऐसा विकल्प ही नहीं कि स्कूल वाले बोल दें कि हमारे बच्चे को मिल गया इंजीनियरिंग। वो उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चे को तैयार करने के लिए, उनका सिलेबस अलग है और एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस अलग है। तो ये किसने किया? ये सरकार ने किया ना, दो पहलू। उन्होंने दो मापदंड बनाए, तो स्कूल एक मापदंड पूरा कर सकता है, दूसरा मापदंड कोचिंग को करना पड़ेगा। माँ बाप की कहाँ गलती है? अगर मैं पढ़ाना भी चाहूँ, मेरे जमाने में तो था ही नहीं। हमारे जमाने में तो 12th के बेसिस पे आप कहीं भी जा सकते थे। तो अब मैं खुद ही इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊं? पेपर्स ही अवेलेबल नहीं है। आज बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने अप्रैल में डिसाइड किया कि जी हम एंट्रेंस एग्जाम करेंगे, तो कहाँ भागे पर फिर रहे थे, सब मारा मारी हुई थी। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बदनाम भी है, पर एक बहुत महत्वपूर्ण एक रोल भी अदा कर रहा है। आज बिल्कुल पेरेंट्स कहाँ जाएं, आप बताइए, विकल्प क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात आपने कही है। सुनील गर्ग साहब, जरा विस्तार से बताइए कि ये कंसर्न जो आप उठा रहे थे कि इस इंडस्ट्री के बड़े होने का कंसर्न जो है वो किस तरह से है, और ये किन किन चीज़ों को ओवर शैडो कर देंगी, या कह सकते हैं कि शायद उनकी पावर को भी और ज़्यादा कमज़ोर कर देंगी। देखो प्रशांत, ये दोनों प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो हम तो आंकड़ों की बात करते हैं। देखिए, आप मार्केट फोर्सेस डिपेंड करती है कि डिमांड एंड सप्लाई, चीज वही बिकती है जिसकी डिमांड होती है। अगर आज एक इंडस्ट्री 60,000 करोड़ की है जिसकी साइज 1 लाख करोड़ होने जा रहा है, और ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में कोचिंग इंडस्ट्री 4 बिलियन की है, कोई 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी डिमांड है। जैसे मैडम ने भी कहा कि बच्चों के पास ऑप्शंस ही नहीं होती हैं। अब ऑप्शंस नहीं होती है तो माँ बाप को भी, क्योंकि बच्चों में भविष्य देखना है, उनको टफ कंपटीशन में डालना है, सबको आईआईटी जेई में जाना है, नीट क्लियर करना है, आईएएस की कोचिंग लेनी है। तो सबसे अच्छा तरीका डेमोक्रेसी में या सारी दुनिया में जो हमने देखा है कि कोई चीज को जब तक रेगुलेट नहीं किया जाएगा प्रॉपर विद द अथॉरिटी, विद द लॉ, विद रेगुलेशंस, तब तक वो ऐसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहती है, और फिर वो मल्ट प्रैक्टिसेस भी करते हैं। जैसे मैंने पहले सेगमेंट में कहा था, बहुत सारी मल्ट प्रैक्टिसेस है। आप जानकर हैरान होंगे, कोटा इतना छोटा सा शहर है, उसमें 4 लाख बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं कोचिंग ले। 4 लाख बच्चे, आप समझिए कि पूरी कोटा की इकोनॉमी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ही डिपेंड होती है। मैं पिछले दिनों कोटा गया था, तो मैं वो स्टडी कर रहा था, तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री वही है वहां पर, यानी एम्प्लॉयमेंट भी देती है, बच्चों को तैयार भी करती है, ट्रेंड भी करती है। मैं नहीं कह रहा नहीं करती, अगर नहीं होती, उसकी डिमांड नहीं होती, तो ऑफ कोर्स मार्केट से पेरिश हो जाती। दुनिया में कोई भी चीज जिसकी डिमांड नहीं है, उसकी मार्केट कहीं भी नहीं देखी गई है, अपने आप खत्म हो जाती है। वो उसकी डिमांड है, उन्होंने अपने लेगेसी को प्रूव किया है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं प्रूव किया है, तभी तो पेरेंट्स उसको भेज रहे हैं, जैसे मैडम ने भी कहा। और कहीं ना कहीं जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, जो फॉर्मल स्कूल्स हैं, तो फॉर्मल स्कूल्स भी क्या करते हैं कि एडमिशन अपने यहाँ करते हैं, बच्चे को दिखाते हैं अपने यहाँ, डमी एडमिशन करते हैं, और उस बच्चे को भेज देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट। और जब उसका नंबर आ जाता है, तो फिर वो बताते हैं कि हमारे स्कूल ने इसको किया, उसकी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो दूसरे बच्चे के अंदर में कंपटीशन की भावना आती है कि देखो, एक जेलेसी भी आती है कि इसका मतलब ये पढ़ता तो वहां पे था और स्कूल इसका क्रेडिट ले रहा है। तो सरकार को अल्टीमेटली, मैं फिर कह रहा हूँ, बातें बनाने से कभी भी कुछ नहीं हुआ है। हम कहते हैं इसको खत्म कर दो, ये कर दो, कभी भी नहीं होगा। उसकी डिमांड है मार्केट में, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको उसे रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको एक पैरामीटर्स में लाना पड़ेगा, जो पैरामीटर्स आपने स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के दिए। अगर हम ये बात कहें कि इंजीनियरिंग अपने जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को इतना क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग कर देते, उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग होते, इतना टफ कंपटीशन दे पाते, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आते ही नहीं है। और आपको पता होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारी रेगुलेटरीज कर रहे हैं। तो एक ही जो मुझे सॉल्यूशन नजर आता है वो है, इनको रेगुलेट किया जाए, प्रॉपर इनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया जाए कि किस एक्ट में रजिस्टर करना है। जैसे सीबीएसई है, एआईसीटीई है, ऐसी जो अथॉरिटी बनाई जाए। ठीक है, आप प्राइवेट हैं, आप कोचिंग दीजिए, लेकिन देयर हैज टू बी सम रेगुलेशंस, रूल्स, और मल प्रैक्टिस रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, उनका और एनवायरनमेंट कैसा होगा, मामले में उनकी शायद सबसे अहम जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो इच्छा शक्ति क्यों नहीं आ रही है, उसके बारे में शर्मा सर ने बखूबी बताया। शर्मा सर, फिर ये सुधार कैसे लाया जाए?
मतलब सेल्फ रेगुलेशन में तो हमने ये भी देखा कि कई कई इस तरह के संस्थान जो हैं वो सेल्फ रेगुलेशन के नाम पे किस तरह से उन्होंने बंटाधार किया वो हम देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा एक ऐसी जगह है जहां ये माना जाता है कि शायद वहां सबसे ज़्यादा अनुशासन, वहां सबसे ज़्यादा एक कहते हैं कि समानता, बाकी सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। एक शिक्षाविद है और वो टीचर है, लेकिन इन के बीच में वो कहते हैं ना कि हम अगर हम एमबीए कॉलेज से निकले हैं तो हम मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो गए हैं, हम किसी इंजीनियरिंग संस्थान से निकले हैं तो हम एक इंजीनियरिंग प्रोफेशनल हो गए हैं। क्या अब ये एजुकेशनिस्ट जो टर्म है, जो एजुकेशन प्रोफेशनल्स टर्म्स हैं, का करियर कोच, कितनी कितनी शाखाएं हो गई हैं। मतलब एक सामान्य जो हम कहते हैं कि एक साधारण टीचर को न जाने कितने वर्गों में बांट दिया गया है। तो फिर इसका इलाज क्या है? आप लोग भी तमाम चर्चाएं करते होंगे, बहुत से स्टेक होल्डर्स सरकार के साथ भी बैठते होंगे, कैसे निकले समाधान फिर? देखिए, 3-4 शब्द आपने इस्तेमाल किए, उसको मैं रेफर करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं शिक्षा, शिक्षक, व्यवस्था, विद्यालय। हमारे समाज में इन शब्दों को हम पूरा कर रहे हैं क्या? जिसको हम विद्यालय कह रहे हैं वो विद्यालय है क्या? जिसको हम शिक्षा कह रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, हम हैं क्या? आई I shouldn't say what I say. I would like to say कि we dance to the tunes of the ministers and government. हमको जैसे सरकार और मंत्री और अधिकारी चाहेंगे वैसा करेंगे। ये परंपरा ही नहीं है, भारत की परंपरा नहीं थी और दुनिया में नहीं है। तो पहली बात तो ये प्रशांत जी कि आप तय कर लीजिए कि संस्था होती क्या है, शिक्षा होती क्या है, शिक्षक कौन है और उस शिक्षक की स्वायत्तता क्या होनी चाहिए। हमको स्वायत्तता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? हमको ये छूट तो दीजिए, द्रोणाचार्य को याद करिए और फिर देखिए कि कैसे पढ़ाया था उन्होंने। लेकिन जो सीरियस क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो मैं ये बोलना चाहूंगा, रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट नॉट विद इन द गवर्नमेंट। आप देखिए एआईसीटीई, एनसीटीई, इन सब का ये हाल क्यों हुआ है? क्योंकि ये सरकार के अंदर है। इनका जो हेड होता है वो सरकार को रिपोर्ट करता है। ऐसे नहीं चलेगा। इफ आई हैव टू रिपोर्ट टू माय मिनिस्टर, I will dance to the tunes of the minister and not your children. Their interest is not my interest. My interest is to please the minister. ये मैं राष्ट्र हित में बोल रहा हूं। मैं स्वयं सेवक हूं और बिल्कुल राष्ट्र हित में बोल रहा हूं। आप नियामक आयोग जरूर बनाइए सरकार के बाहर, जिस पर सरकार का कोई भी प्रेशर नहीं काम करे, जैसे आपका चुनाव आयोग है, ऐसा होना चाहिए। तो प्रश्न आप बारी बारी से उठा रहे हैं, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट। कंपटीशन बढ़ाइए, कंपटीशन है ही नहीं। आपने सीयूईटी, बहुत बढ़िया प्रतिभा जी ने प्रश्न उठाया, मैं बारी बारी से कहा हूं, आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए सेंट्रलाइज टेस्ट किया, स्कूलों में साइंस एजुकेशन का बंटाधार हो गया। मेरा बच्चा स्वयं आईआईटी से पढ़ा है, स्कूल अटेंड नहीं करता था, वो कोचिंग जाता था, कोचिंग करता था और आईआईटी बॉम्बे गया। वो जानता था, कहता था कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो आपने जानबूझ के स्कूल को खराब कर दिया। जिस दिन आपने सीयूईटी लाया था उस दिन में मैं टीवी के पर बोला हूं कि अब आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की भी पढ़ाई स्कूल में नहीं होगी, क्योंकि स्कूल के पढ़ के थोड़ी एडमिशन होना है, हमको तो सीयूईटी के मार्क्स पर होना है। आप क्या कर लिए? ये सरकार मेरी है, मैं सरकार को बिल्कुल, मुझे बोलना पड़ रहा है, आई एम अ सपोर्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट, बट आई नीड टू हाईलाइट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। सीयूईटी बहुत ही रेट्रोगेट स्टेप है। तो क्या होना चाहिए? रेगुलेटरी अथॉरिटी आउटसाइड द गवर्नमेंट। देखिए, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। स्कूल एजुकेशन को कौन रेगुलेट करता है? स्कूल एजुकेशन का हेड कौन है? मिनिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और स्टेट का मिनिस्टर। एक उदाहरण दूं आपको, छत्तीसगढ़ के मंत्री ने तय किया कि हम क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट 12वीं के एग्जाम का बच्चों को दे देंगे, वो घर ले जाएंगे और 7 दिन में लिख के जमा करेंगे, और ऐसा ही हुआ। कौन तय किया ये? अब उस रिजल्ट को आप कैसे विश्वास करेंगे? तो आप रेगुलेशन और हमारे पास ऐसे निचले स्तर पे ऐसे उदाहरण हैं कि शायद उनके मातहत भी एडमिशन की प्रक्रिया से लेके और तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। शायद इसका प्रमाण तो हर अभिभावक के पास होगा। अब मेरे पास समय कम है, इसलिए एक चीज, जी सर, स्कूल आप गवर्नमेंट के बाहर बनाइए, स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए। आपको अंदाज है कि आपके जितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में वो अमेरिका की आबादी से ज्यादा है। तो आप समझिए कि किनका नुकसान कर रहे हैं।
आपके 55 लाख बच्चे, करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, 35 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, 33 लाख आबादी है अमेरिका की। आप कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये आप समझ नहीं रहे। बिल्कुल, और बहुत अगर है। इनका अच्छी पढ़ाई लाइसेंस हुई बॉडी तो बिल्कुल। अमेरिका कहाँ जी, रहेगा। प्रतिभा जी जरा शॉर्ट में, मेरे पास एकदम समय कम है। या जैसे सीए लाइसेंस होता है, लॉयर लाइसेंस्ड होता है, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी लाइसेंस बनाइए। और अगर कुछ गड़बड़ हो उसको एक थोड़ा डर तो रहेगा कि मेरा अगर, लेट इट बी ऑडिटेड, कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑडिट करो। और अगर वो नई पैमाने पे पढ़ते हैं, जैसे बेसमेंट में बच्चों की डेथ हो गई, तो उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो आप लाइसेंस बनाइए कि हर वो कोचिंग वही कहावत है इंस्टीट्यूट को कि एक मर्ज मर्ज जब आता है तब दवा की जाती है, तो मर्ज तब तो बढ़ेगा ही। वही है, एक पुराना शेर भी है इस बारे में। बहुत ही अच्छी चर्चा रही। उम्मीद करते हैं कि शायद इस चर्चा से जो बातें निकली हैं, जो एक आवाज उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा और व्यावसायिकता, इस पे वर्षों से डिबेट होती रही है। खुद स्कूल कॉलेजेस इस पे डिबेट कराते हैं, बच्चों को बताते हैं, लेकिन शायद उसको व्यवहारिकता में ला पाने की हमारी जो कमज़ोरी है और जो इच्छा शक्ति की कमी है तमाम जिम्मेदार लोगों की, वो शायद इस तरह के दृश्य हमें दिखा रही। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शर्मा सर। इसके साथ ही गर्ग साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आप सभी को पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।